हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है इम्पॉर्टेंट हायर एजुकेशन बॉडी इन इंडिया। यानी यहाँ पर हम आपको जो एपेक्स एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, जो इंडिया की जो शीर्ष शैक्षिक निकाय हैं, यानी एजुकेशनल जो यहाँ पर काउंसिल्स हैं, बॉडीज़ हैं, उनको आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं विद फुल फॉर्म, विद ईयर। आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार कहती हूँ भाई लाइक कर दिया करो, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देख सकते हैं नेक, AICTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। पहली बात तो यहाँ पर देख सकते हैं किससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, नेक जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ही लेकर आते हैं नेक। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नेक। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखेगा, तो आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के विचार की शुरुआत की। इसके बाद UGC के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसको हम कहते हैं नेक, के तहत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA का गठन किया गया। नेक की स्थापना भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से 1994 में की गई। मैचिंग में ये क्वेश्चन आता है जहां पर आपको नेक से रिलेटेड ईयर पूछा जाता है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये जो PDF है, जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रही हूँ और जो चीज़ आपके सामने है, उसको मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए, ठीक है। 1994 में UGC के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि नेक की स्थापना UGC के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में हुई है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लोगे। विशेष रूप से नेक केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम टू बी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और संबद्ध और स्वायत्त कॉलेजों को क्या देता है? मान्यता देता है। उच्च शिक्षा संस्थान केवल 2 दौर के स्नातक होने के बाद ही मान्यता के लिए पात्र हैं या 6 साल के अस्तित्व में है। इनमें से जो भी पहले आता है उसको मान्यता दी जाती है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए? विनियमन जो 2012 है उसमें जो कहा गया है, नेक के द्वारा मूल्यांकन जो है 7 मानदंडों पर किया जाता है। ये आपसे कोड वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए नेक में कौन सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज पाठ्यचर्या के पहलू, शिक्षण, सीखना, मूल्यांकन, अनुसंधान, परामर्श और विस्तार, बुनियादी ढांचा, सीखने के संसाधन, छात्र सहायता, प्रगति, शासन, नेतृत्व, प्रबंधन, नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ग्रेडिंग का भी सिस्टम रहता है। ये तो पूरा डिटेल आप पढ़ लेना, जो मैं शॉर्टकट में बता सकती हूँ वो मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट डिटेल। नेक फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। 1986 में इनिशिएटिव था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का, और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। It was after this that the National Board of Accreditation was formed under the All India Council for Technical Education, AICTE, and the National Assessment Accreditation Council, NAC, under the UGC। किसके अंडर आएगा? UGC के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन इन इंडिया, स्पेसिफिकली the NAC accredits central, state, private and deemed to be universities, institutions of national importance and affiliated and autonomous college. Higher education institutions are eligible for accreditation only after they have 2 rounds of graduate or have been existence for 6 years, whichever come first. चलिए यहाँ पर देखिए, evaluation by the NAC has based on 7 criteria: करिकुलम एक्सपेक्ट, टीचिंग, लर्निंग एंड एवेलुएशन। नेक के बारे में बात हो रही है। रिसर्च, कंसल्टेंसी, एक्सटेंशन,
infrastructure learning process, student support progression, governance, leadership, management, innovation and best practice. Accreditation grades A, B, C, D होते हैं based on the cumulative grade point average. CGPA का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, that is cumulative grade point average. ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको आप लोग पढ़ लेना. NBA. अब NBA क्या है, ध्यान से देखिएगा. शॉर्टकट भी बता रही हूँ आपको, इसका जो है फुल फॉर्म भी बता रही हूँ, ईयर भी बता रही हूँ, और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बता रही हूँ. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए. NBA जिसे कहते हैं हम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड. NBA की स्थापना किसके द्वारा? AICTE के द्वारा 1994 में तकनीकी कार्यक्रमों के मूल्यांकन के उद्देश्य से की गई थी. 2010 में एक स्वायत्त मान्यता का निकाय बन गया, सुनिश्चित करने के मिशन के साथ ही इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी, आतिथ्य क्षेत्रों सहित तकनीकी और पेशेवर संस्थान प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. किसके अंतर्गत? NBA के अंतर्गत. कौन कौन से सब्जेक्ट अगर यहाँ पर देखो तो इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी. कौन से मानदंड है ये? प्रत्ययन प्रक्रिया एक स्वमूल्यांकन रिपोर्ट है, SAR से शुरू होती है, जिसे कि संस्था के द्वारा मान्यता के साथ के लिए आवेदन करने वाले कार्यक्रमों के लिए भरा जाता है. मानदंड, दृष्टि, मिशन, कार्यक्रम के परिणाम NBA के बारे में. ठीक है, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रदर्शन, संकाय योगदान, सुविधाएं, तकनीकी सहायता, शैक्षणिक सहायता, शासन और निरंतर सुधार. यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और ध्यान से. NBA संस्था को प्रत्यायन के लिए 3 संभावित स्थितियों में से एक प्रदान करता है: मान्यता प्राप्त, अनंतिम रूप से मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त नहीं. संस्थान को 5 साल के लिए मान्यता प्राप्त का दर्जा प्राप्त होता है यदि उसे 750 अंक और 9 मानदंडों में से प्रत्येक में 60% प्राप्त होता है. किसके तहत? NBA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. इंग्लिश में देखते जाइए. NBA was established by the AICTE in 1994 with the purpose of evaluating technical programs. It became an autonomous accreditation body in January 2010 with a mission to ensure that technical and professional institutions, including those in the engineering, technology, architecture, pharmacy and hospitality fields, are providing relevant and quality education. ठीक है. The accreditation process start with self-assessment. That is very important point. SAR, that is a self-assessment report, which is to be filled out by the institution for the program that are applying for accreditation. SAR covers the following criteria. Self-assessment report covers which type of criteria? That is vision, mission and program educational objectives, program outcomes, program curriculum, student performance, faculty contribution, facility, technical support, academic support, governance and continuous improvement. ठीक है, यहाँ पर ये इसको हाईलाइट करी हूँ, यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है. The NBA assigned the institution one of 3 possible statuses for accreditation: accredited, provisionally accredited or not accredited. The institute receives a status of accredited for 5 years. If it gets a minimum of 750 points and a minimum 60% in each of the 9 criteria. चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है आपका UGC. चलिए इसकी डिटेल देखिए. विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित एक वैधानिक संगठन है. धारा कौन सी है आपकी? 12B लगती है. आपसे ये भी पूरा जब पूछा जा सकता है कि कौन से उसमें आती है धारा B. ठीक है, और 1956 अधिनियम के तहत आयोग पात्र विश्वविद्यालय कॉलेजों को अनुदान दिया जाता है. किसके अंतर्गत? UGC के अंतर्गत. इसके क्षेत्रीय कार्यालय आपसे पूछे जाते हैं कितने हैं, तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं. कौन कौन से हैं? नई दिल्ली के साथ साथ बेंगलोर पूछा जाता है. ये
बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, ये सब इसके क्या है, क्षेत्रीय यानी रीजनल ऑफिस हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिए। यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन establishment by an act of parliament 1956 for the coordination, determination and maintenance of standard of university education. Apart from providing grant to eligible universities and colleges, the commission also advise the central and state government on the measures which are necessary for the development of higher education. It function from New Delhi. इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। as well as its 6 regional office that is located in Bangalore, Bhopal, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Pune. नेक्स्ट टॉपिक आपका है NCERT। क्या फुल फॉर्म होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार का कैसा है, स्वायत्त संगठन है। स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 को। इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको दिखा रही हूँ या तो ये स्टेटमेंट में आएंगे, ठीक है, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है या नहीं। दूसरा स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई थी। बताइए ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत। ठीक है, पहला तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है स्टेटमेंट वाला, दूसरा हो सकता है मैचिंग, जहां पे एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई इनके बारे में लिखा होगा और उसके सामने उसके ईयर लिखे होंगे। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो लिखा होगा और उसके सामने उसके ईयर लिखे होंगे कि कब वो स्टैब्लिश हुआ, तो आपको वो बताना है। या फिर अगर आपसे ईयर नहीं पूछा गया तो उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान रखिए इन इंस्टीट्यूशन को कहाँ कैसे यूज किया जाता है। मैचिंग में 2 तरीके का देखने को मिला, एक या तो ईयर पूछा जाएगा या फिर उसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी वो किस लिए काम करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, 1 सितंबर 1961 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत साहित्यिक वैज्ञानिक धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। किसका, एनसीईआरटी का। स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम संबंधी मामलों में ये शीर्ष निकाय है। स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सहायता और सलाह भी देता है। कौन, एनसीईआरटी। यह भारत में कई स्कूलों की सहायता और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना, उसमें जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, किस में आता है, आपका आता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की जो अलग अलग इकाइयां हैं, कौन कौन सी यूनिट्स है, अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये किसकी इकाई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए एनसीईआरटी से इनमें से कौन सा जुड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जुड़ा है किससे, एनसीईआरटी से। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, मैसूर, ये सब किससे कनेक्टेड हैं, आपके एनसीईआरटी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन में इससे डीप नॉलेज आपको कहीं नहीं मिल सकती। उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी से कनेक्टेड है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुआ था कब, 1 सितंबर 1961 एज अ ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as a literary, scientific and charitable society under the Societies Registration Act. Its headquarters are located at Sri Aurobindo Marg in New Delhi. NCERT is an apex body for curriculum related matters for school education in India. किसके लिए फेमस है ये, NCERT आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए फेमस है। It assists and advise the central and state government
On academic matters related to school education, it also provides support and technical assistance to a number of schools in India and oversees many aspects of enforcement of education policy. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आपने थोड़ा सा इस पीडीएफ को पढ़ लेना है जिससे और क्लियर हो जाए. ठीक है. NCERT also interact and work in collaboration with the international organization, visiting foreign delegation and offer various training facility to educational personnel from developing countries. मेजर कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना. आगे देखिए, अब आया आपका सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई. भारत में शिक्षा प्रणाली का मुख्य शासी निकाय है, केंद्र सरकार के दायरे में आता है. सरकारी और निजी स्कूलों के लिए यह शिक्षा बोर्ड है. बोर्ड 10 और 12 के लिए अखिल भारतीय वरिष्ठ स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए हर वसंत में अंतिम परीक्षा आयोजित करता है. बोर्ड परीक्षा में या बोर्ड भारत में कई कॉलेजों में इंजीनियरिंग और वास्तुकला में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए AIEEE, लेकिन अब इस समय क्या हो रहा है, सीबीएसई की जगह ये आयोजित की जा रही है एनटीए के द्वारा. अब मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम हैं वो एनटीए के द्वारा भी आयोजित किए जा रहे हैं. ठीक है, तो पहले क्या होता था, सीबीएसई कंडक्ट कराती थी. सीबीएसई पहले एनटीए का एग्ज़ाम भी, यूजीसी नेट का भी कराती थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, एनटीए करा रही है. एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. चलिए, बहुत डिटेल अच्छी सी है, आप लोग को तो बस 10 मिनट लगेगा इस पूरी पीडीएफ को पढ़ने के लिए. पढ़ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, another main governing body of education system in India. It comes under the purview of central government. It is a board of education for public and private schools. The board conduct final examination every spring for all India senior school certificate examination for class 10 and 12. The board also annually conduct the AIEEE exam for admission to undergraduate courses in engineering and architecture in numerous colleges of India. ठीक है. It also conduct AIPMT यानी All India Pre-Medical Test for admission for major medical colleges in India. I think ये भी इस समय NTA करा रहा है. Council of Indian School Certificate Examination यानी CISCE. CISCE अब ये क्या चीज़ है, भारत में स्कूली शिक्षा का एक निजी और गैर सरकारी बोर्ड है. प्राइवेट है ये और नॉन गवर्नमेंट बोर्ड है ये. इसमें 2 परीक्षाएं, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी ICSE, इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट यानी ISC आयोजित की जाती है. ISC आपने देखो सुना होगा, 10th 12th में CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है. तो ये जो ICSE बोर्ड है ये क्या है, ये CISE जो है उसकी तरफ से कराया जाने वाला एग्ज़ाम है. ये 2 तरीके के एग्ज़ाम कराती है. एक कराती है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दूसरा इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट. ठीक है. उसके बाद 1952 में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय प्रमाण पत्र परीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा विदेशी कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा के प्रतिस्थापन पर विचार करना था. इस परिषद की उद्घाटन 1958 को और पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब 1860 के तहत किया गया. 1973 में परिषद को सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए निकाय के रूप में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 में सूचीबद्ध किया गया. ठीक है. CISCE फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है ICSE एग्जाम और ISC एग्जाम, डेट इज इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट. यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी इन सब के याद करते रहिए, इवन इनका जो ईयर है वो भी याद रखना है. ठीक है.
यहाँ पर द इनॉग्रेटिव मीटिंग ऑफ काउंसिल वॉर हेल्ड ऑन 3 नवंबर 1958. The main purpose of the conference was to consider the replacement of the overseas Cambridge School certificate examination by an all India examination. यहाँ पर आपका ध्यान से देखिए तो सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था दिसंबर 1967 में, और 1866 में रजिस्टर्ड हुए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत। किसके तहत, ये आपको ये भी याद रखना है भाई। 1973 द काउंसिल वॉज लिस्टेड इन द दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 एज अ बॉडी कंडक्टिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भाई? NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित। किसके द्वारा स्थापित है ये? भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का एक शैक्षिक बोर्ड। ये बोर्ड उन छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करता है जो नियमित स्कूल नहीं जाते। क्यों? ओपन जो है विद्यालय है, ये ओपन यूनिवर्सिटी यानी संस्थान है एक तरीके का, जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया। किसका? NIOS की स्थापना 1986 की जो राष्ट्रीय एजुकेशन नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन नीति, उसके तहत किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है। NIOS माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सामान्य और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अलावा कई व्यावसायिक जीवन संवर्धन समुदाय उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह अपने ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम को भी प्रदान करता है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते जाते हैं फटाफट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, it is an educational board of educational level established by the government of India Ministry of for Human Resource Development. This board meets the educational need of students who cannot attend regular school. ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है NIOS किसके लिए है, ठीक है, किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। फिर आता है NCTE। NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। किसके लिए? शिक्षा, जो शिक्षक है उसको हेल्प करने के लिए। NCTE को दिया गया जनादेश बहुत व्यापक है और इसमें शिक्षकों के शिक्षा कार्यक्रमों के सभी पहलुओं को भी शामिल किया गया। अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, दूरस्थ यानी पत्राचार, धारा 12 के तहत परिषद निम्नलिखित गतिविधियों और कार्यों के लिए जिम्मेदार है। NCTE, ठीक है, मेन आप यहां से थोड़ा कीवर्ड समझ लो। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी शिक्षकों को भी अगर शिक्षा चाहिए या एडल्ट एजुकेशन चाहिए या उनको पत्राचार के माध्यम से शिक्षा चाहिए या उनको लगता है कि नहीं हमें हम पढ़ाने के साथ साथ और आगे एजुकेशन लें, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करता है। किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियोजित करने के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है। कौन? NCTE, ठीक है, इसको पढ़ लेना। NCTE 1995 में भारत सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर का वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य, अब मैं इसको भी हाईलाइट कर रही हूं बिकॉज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। NCTE 1995 में भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर का वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा प्रणाली के समन्वित विकास की योजना बनाना, शिक्षक शिक्षा में मानदंड मानकों को विनियमित बनाए रखना और निगरानी करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से समझो, ठीक है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं इसके? जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में। जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में 4 क्षेत्रीय समितियां देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्रों के
क्षेत्रीय अधिकार को कवर करती हैं। क्षेत्रीय समितियां 1996 को अस्तित्व में आई थी। नेशनल काउंसिल फॉर, अब जैसे 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तो ये वाला क्वेश्चन आपका मैचिंग में आया था, जहां पर पूछा गया था एनसीटीई का क्या काम है, ये कब आई थी, ठीक है, ये कब काउंसिल कब आई थी, और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर रहा है। तो टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देना नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये काउंसिल कब सेटअप हुई, कैसे स्टैचुरी बॉडी है ये भी याद रखिए, और टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 टू फैसिलिटेट प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। फंक्शन वगैरह आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से, पूरा पीडीएफ दे दूंगी, पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रही हूँ। NCTE is a national level statutory body of the government of India। ये आ सकता है स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में आ सकता है इट established in 1995। Its objective is to plan, coordinate development of the teacher education system, regulate, maintain and monitor norms and standard in teacher education, ठीक है। जो मेन हाइलाइट्स हैं वो तो मैं आपको बता रही हूँ, बट ये जो लिखा है ना, आपने इसको पढ़ना है। एनसीटीई के जो 4 रीजनल ऑफिस हैं वो कौन से हैं, जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल। ये समझ लो, अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो यहां से आपके क्वेश्चन तो पक्का आएगा। उसके अलावा रीजनल जो कमिटीज हैं वो कब आई थी एग्जिस्टेंस में, 6 जनवरी 1996। अब वेबसाइट पे क्या अवेलेबल है वो तो बाद में देख लेना आप लोग। अब आते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पे, AIC, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन कौन बताएगा। AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना AICTE अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। परिषद तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने, मानकों के रखरखाव के लिए उपयुक्त सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत है। क्या क्या काम है इसका, देश के सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा का यानी टेक्नोलॉजी का विकास करना, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थानों को मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना, जवाबदेही को लागू करना, तंत्रों को शामिल करना, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, भौतिक निर्देशात्मक सुविधा, स्टाफ पैटर्न, कर्मचारियों की योग्यता, गुणवत्ता निर्देश, मूल्यांकन, मानदंड, मानक को निर्धारित करना, टेक्निकल जो जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ से इसके द्वारा ऑपरेट होते हैं, ठीक है। चलो, इसकी वेबसाइट पे क्या क्या है, वेबसाइट पे इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, MCA, MBA, फार्मेसी, वास्तुकला, अनुप्रयोग कला, होटल प्रबंधन, खान पान प्रौद्योगिकी, ME, MTech में डिग्री, डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए राज्यवार अनुमोदित संस्थानों की एक सूची प्रदान करना, साइट AICTE के तहत राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त जो कार्यक्रम है उसकी सूची भी प्रदान करती है। कौन, ये आपकी AICTE। किस किस को नियंत्रित करता है, यहाँ पे देखिए, हाल ही में इसने एक अलग निकाय, राष्ट्रीय प्रत्ययन निकाय को भी बनाया है, जो संस्थानों को मान्यता देता है। NBA क्या करता है, संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को या पाठ्यक्रमों को ग्रेड भी प्रदान करता है। AICTE, All India Council for Technical Education has been established under the AICTE Act 1987. The Council is authorized to take all steps that are considered appropriate for ensuring coordinate and integrated development of technical education। जब भी आपसे पूछा जाए कि टेक्निकल एजुकेशन का जो मेन शीर्ष निकाय है, जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, तो आपने तुरंत ही ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को राइट करना है। लास्ट टाइम 2021 में यहाँ से आपका इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी, तो याद रखिए 1987। इसका क्या काम है, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना,
कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री एट ऑल लेवल्स। ठीक है, इसको बाकी आप लोग पढ़ लेना। क्या क्या अवेलेबल है साइट पे ये भी पूरी डिटेल है, बट इतना पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, सो मैं जल्दी जल्दी जो कवर हो सकता है मैं वो कवर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अभी देखिए, कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, जैसे आपका UGC नेट होता है ऐसे ही आपने सुना होगा ICAR नेट होता है। वो ICAR क्या चीज होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। पूर्व में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था। ये 16 जुलाई 1929 को कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1860 में। ठीक है, कृषि से संबंधित यहां पर देखा जाए एक अनुसंधान केंद्र है ये आपका ICAR। ठीक है, चलो ये जानकारी रखता है कृषि वगैरह है ना, ये सब चीज कृषि से संबंधित। ICAR, the Indian Council of Agriculture Research, is an autonomous organization under the Department of Agriculture Research and Education, यानी DARE। DARE का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, formerly known as the Imperial Council of Agriculture Research. It was established on 16th of July 1929 as a registered society under the Society Registration Act 1860 in persuasion of the report of Royal Commission on Agriculture। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा इंस्टीट्यूशन हो सकता है बताते जाओ भाई। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ जो होता है वो क्या चीज होती है? AIMA। ये क्या चीज होती है? AIMA, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ। भारत में प्रबंधन यानी जो आप मैनेजमेंट करते हो ना, या MBA जो करते हो, मैनेजमेंट का क्या हो गया? मैनेजमेंट का कोर्स कराने का जो है, अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट किस में आ जाएगा? अखिल भारतीय प्रबंधन संघ में, जो कि राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है, प्रबंधन पेशे का राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है। 1957 में भारत सरकार उद्योग के सक्रिय समर्थन से इसे बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? प्रबंधन शिक्षा, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, अनुसंधान, प्रकाशन, परीक्षण सेवाएं, प्रतियोगिता, ये सब चीजें आती है आपका IIMA में। AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इज नेशनल अपेक्स बॉडी ऑफ द मैनेजमेंट प्रोफेशन इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इंडिया में कौन सी ऐसी बॉडी है या कौन सा ऐसा एसोसिएशन है जो मैनेजमेंट की हाईएस्ट एपेक्स बॉडी है, या हाईएस्ट यानी सबसे शीर्ष निकाय मैनेजमेंट का कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। यानी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं मैनेजमेंट, MBA का कैट एग्जाम वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब के सब कौन कंडक्ट करवाता है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। AIMA was created with the active support of the Government of India and industry in 1957। फुल फॉर्म, ईयर और ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं, मेन इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, BCI क्या है? BCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाला लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बट क्या है ये? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसके लिए है ये? संसद के द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत इसकी स्थापना की गई। धारा 7 के तहत निम्नलिखित वैधानिक कार्य भारत में
कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा के लिए बार काउंसिल के नियामक और प्रतिनिधि जनादेश को कवर करते हैं। अभी हमने देखा टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल यानी जो इंजीनियरिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा मैनेजमेंट से जुड़ा है AIMA। फिर अब आ गया आपका लॉ से जुड़ा, यानी हर सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में हम मास्टर डिग्री लेते हैं या हम PhD करते हैं, तो वहां से जुड़ा कोई ना कोई शीर्ष निकाय जरूर होता है जो आपकी एजुकेशन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर कानूनी पेशे को बढ़ावा देने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत संसद के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाता है इसमें, BCI कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कानूनी शिक्षा के लिए कौन सा निकाय है, तो आपको याद रखना है BCI। विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता में काम करती है। 10 अप्रैल 2010 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने का संकल्प लिया था, जो कि एक वकील की कानून का अभ्यास करने की क्षमता का परीक्षण करती है। यह परीक्षा 2 बार आयोजित की जाती है। BCI ने शोध और कानून के निर्देश के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज a statutory body created by Parliament to regulate and represent the Indian bar. We perform the regulatory function by prescribing standard of professional conduct and etiquette and by exercising disciplinary jurisdiction over the bar. The Bar Council of India was established by Parliament under the Advocate Act 1961. The following statutory functions under Section 7 over the Bar Council: regulatory and representative mandate for legal profession and legal education in India. कुछ बच्चों को इनके बारे में नहीं पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, वो ये पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। अब CDAC क्या होता है? CDAC अभी देखिए, अभी हम लोग ने लॉ से संबंधित पढ़ा, मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ा, टेक्निकल नॉलेज पढ़ा, हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देखा। अब आ गया कंप्यूटर से जुड़ा, यानी आपका CDAC। कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र, IIT, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित क्षेत्रों में R&D करने के लिए, R&D यानी कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख R&D संगठन है। 1988 में CDAC की स्थापना की गई। स्वयं सुपर कंप्यूटर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर के आयात से इनकार करने के संदर्भ में की गई थी। तब से CDAC 1988 में 1GF के साथ परम से शुरू होकर सुपर कंप्यूटर की कई पीढ़ियों का निर्माण कर रहा है। यानी अमेरिका ने मना कर दिया था हम लोग को सुपर कंप्यूटर देने के लिए, तब ये CDAC ही था जिसने सबसे पहले यहाँ इंडिया में जो है कंप्यूटर को बढ़ावा दिया। और उसके अलावा परम से लेकर के जो सुपर कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट कंप्यूटर है, वो सब बना रहा है। ठीक है। IT क्रांति में बढ़ावा देने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है? CDAC। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें। सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला CDAC के द्वारा अन्वय वर्कफ्लो स्वचालित जीनोम विश्लेषण के लिए एक वर्कफ्लो वातावरण तैयार करता है। नेम स्केप आधारित यूनिक ID प्रोजेक्ट का सर्च इंजन है। गरुड़ भारत की राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग पहल है। भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन एक लिनक्स आधारित सामान्य परियोजन ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्सोग्रिड एक ग्रिड आधारित आणविक फाइलोजेनेटिक्स और दवा खोज प्रणाली। ये सब किसमें आता है? CDAC के अंतर्गत आता है। GIST ग्राफिक इंटेलिजेंस आधारित स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। दर्पण CDAC त्रिवेंद्रपुरम द्वारा विकसित एक रियल टाइम नेटवर्क मॉनिटरिंग विजुअलाइजेशन। पुनर्जनानी CDAC त्रिवेंद्रपुरम द्वारा विकसित मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए वेब आधारित एकीकृत मूल्यांकन उपकरण भी बनाया गया CDAC के द्वारा। CDAC उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान के डिजाइन, विकास और परियोजन में अनुसंधान एवं विकास कार्य को
करता है? कंप्यूटर से जुड़ा है, ये समझ लो आप। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? Center for Development of Advanced Computing is the premier R&D organization of the Ministry of Electronic and Information Technology, जिसे हम कहते हैं मैती। मैती किसे कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कैरिंग आउट R&D इन IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड एसोसिएट एरियाज। ठीक है, 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कौन कौन से परम के काम हैं, कौन कौन से उसने काम किए हैं, उसको पढ़ लेना। CHD। अब ये CHD क्या चीज होती है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। कंप्यूटर भी हो गया, अब बचा हिंदी, हमारी भाषा। 1 मार्च 1960 को भारत सरकार द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, अब मानव संसाधन विकास। अब क्या हो गया? पहले इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय, कन्वर्ट हुआ मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। अब ये फिर से कन्वर्ट हो गया है शिक्षा मंत्रालय में। तो अब MHRD का जो नया नाम है वो क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहले इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय, अभी MHRD का नया नाम क्या है? उच्च शिक्षा विभाग के तहत हिंदी को बढ़ावा देने, प्रचारित करने से एक लिंक भाषा के रूप में विकसित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में इसमें पूरे भारत में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय यानी CHD का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी में स्थित है। CHD केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, क्या क्या काम कर रहा है इसको आप लोग पढ़ लेना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं बहुत जल्दी में कराने की कोशिश कर रही हूँ। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट, CHD। Central Hindi Directorate was established on 1 March 1960 by Government of India under the उस समय की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आज भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, बीच में इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है फिर से इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं, उसका नाम जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। आर्टिकल 351 के तहत इसकी स्थापना की गई। कहां कहां पे इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यहां पर देख लेना जरा। अब आया केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है, NCERT के घटक इकाई है। 1984 में सेंट्रल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचिंग एड्स विभाग में विलय के साथ ये अस्तित्व में आई थी। CIAT, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी जैसे कि रेडियो, टीवी, उपग्रह संचार, साइबर मीडिया के अलग अलग या संयोजन में उपयोग को बढ़ावा देना और कक्षाओं और स्कूलों में भी सीखने और उत्पादकता को बढ़ावा देना। कौन कौन सी गतिविधि यानी एक्टिविटी करते हैं ये, तो इसको आप पढ़ लेना आराम से। DD1 ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन चैनल और बिक्री तंत्र प्रसारण के माध्यम से ई सामग्री का प्रसार किया जाता है। किसके द्वारा? CIET के द्वारा। CIET का फुल फॉर्म केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या चीज आती है? जब हम पढ़ाते समय टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे इस समय हम किसका यूज कर रहे हैं? YouTube का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब पढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे कि टीवी हो गया, हम सैटेलाइट का यूज करें, हम इंटरनेट का यूज करें, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। NCERT इसकी सहयोगी है, एक तरीके से NCERT के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। विशेष रूप से स्कूल स्तर पर शैक्षिकी प्रौद्योगिकी प्रदान करती है, बढ़ावा देती है, वैकल्पिक शिक्षण प्रणालियों का प्रचार करती है और SIET के शैक्षणिक और तकनीकी कार्यक्रमों का निर्देशन और समन्वय भी करती है। कौन? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
अब आप इसको पढ़ लेना ध्यान से, मैं चुप हो जाती हूँ, जरा पढ़ लो खुद से। Central Institute of Educational Technology, a constituent unit of NCERT, came into existence in the year 1984 with the merger of Center for Educational Technology and Department of Teaching Aid. किन दोनों को मर्ज करने के बाद में एस्टैब्लिश हुई है? पहला सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं? इसका वर्क क्या है पढ़ लेना जरा, ठीक है। टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं? NROER फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। सब पढ़ते जाओ, बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत सारी चीजें इसमें, अगर आप पढ़ लोगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी हायर एजुकेशन से। CIEFL, CIEFL का फुल फॉर्म है केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान। भारत में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय संस्थान है ये, ठीक है। शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र CIEFL हैदराबाद में 1985 में अस्तित्व में आई, ठीक है। संस्थान एक शैक्षिक उपकरण के रूप में टेलीविजन की क्षमता का दोहन करने, तेजी से विस्तार का उपयोग करते हुए छोटे और दूरस्थ स्थानों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से आई। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 1958 में हुई थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के रूप में। इसमें बाद में 3 प्रमुख विदेशी भाषाओं को भी शामिल किया गया, तो जो थी जर्मन, रूसी, फ्रेंच को छोड़कर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। CIEFL में भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा को सीखने और पढ़ाने के लिए समर्पित है। अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूस और स्पेनिश में भाषा कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके 3 परिसर हैं जहां पर ये शिक्षा मिलती है, जो कि है आपका हैदराबाद, लखनऊ और शिलोंग, ठीक है। CIEFL द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, यानी जिनको हायर एजुकेशन चाहिए, भाई ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ अपने इंडिया के लोग ही हैं, बाहर से भी बहुत से बच्चे आते हैं एजुकेशन लेने के लिए अपने इंडिया में। अब मान लीजिए वो कोई बाहर की फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि उन लोगों को उनके लैंग्वेज में भी जो है एजुकेशन दे सके। तो उसके लिए यहाँ पर एक जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाया गया वो था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, जो कि प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन इन इंग्लिश एंड द अदर फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। CILL कौन जानता है सिल के बारे में? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। इसकी स्थापना 1969 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में भारत सरकार की भाषा नीति को विकसित करने और लागू करने के लिए की गई थी। कई उद्देश्य हैं CIIL, फुल फॉर्म याद रखिए क्या होगा? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। क्षेत्रीय भाषा, भारतीय भाषा सब में शामिल किया गया है ये CIL। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में, और यहाँ पर 1969 को ये इम्प्लीमेंट किया गया। RLC रीजनल लैंग्वेज सेंटर, इसके रीजनल लैंग्वेज सेंटर भी हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग यानी CSTT, कुछ इसमें से आपको नए नए दिख रहे होंगे, ये भी आप याद रखिए क्योंकि आएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी इंडिया की एपेक्स एजुकेशनल बॉडीज हैं, यानी शीर्ष निकाय हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली CSTT की स्थापना 21 दिसंबर 1960 को भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शर्तों को विकसित करने
परिभाषित करने के उद्देश्य से की गई। कौन कौन पढ़ेगा इस पीडीएफ को? आयोग कौन से निम्नलिखित कार्य करता है? ये पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CSST हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए एक समान प्रौद्योगिकी के लिए विकास के लिए काम करती है। यह विश्वविद्यालय स्तर के अलावा सभी शैक्षिक स्तरों, प्राथमिक उच्च शिक्षा पर पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए भाषा प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल है। CSTT कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट वॉज सेट अप ऑन December 21, 1960 by a resolution of Government of India under the provision to clause 4 of Article 344 of the Constitution with the objective to involve and define scientific and technical terms in Hindi and all Indian languages, public glossaries, definitional dictionaries, encyclopedia, to see that the involved terms and their definition reach the student, teachers, scholars, scientists, officers, etc. ठीक है, तो इसको भी आप आराम से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस इसको ध्यान से पढ़ लेना। COA वास्तुकला परिषद, इसका गठन कब किया गया? 1972 के तहत किया गया। संसद द्वारा अधिनियमित वास्तुकार के पेशे को आगे बढ़ाने के लिए इसका क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया। वास्तुकला परिषद का गठन भारत सरकार के द्वारा आर्किटेक्ट अधिनियम, अब ये देखो कहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अधिनियम 1972 के तहत किया गया। 1 सितंबर 1972 को ये लागू हुआ। अधिनियम आर्किटेक्ट के पंजीकरण और उससे जुड़े यानी वास्तुकला से संबंधित है, वास्तुकला को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अधिनियम अभी बता दिया मैंने। उसके अलावा बात करते हैं और कौन सा बचा है भाई? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर constituted under the provision of the Architect Act 1972। बहुत सारी हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारी हैं, और अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो हमें समझ में भी नहीं आएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, जिसका कि अभी अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था NTA में, इसका भी एग्जाम होने वाला है। CSIR संक्षिप्त वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 के सितंबर में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। भारत में सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को कवर किया जाता है? एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, ये पूछा जाता है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पारिस्थितिकी, खनन, पर्यावरण, रसायन, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य। एक तरीके के साइंटिस्ट से जो जुड़ी है, जो साइंस से चीजें जुड़ी होती हैं वो आती हैं इसमें आपके, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत की एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है। दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठन में से एक है। CSIR नेट को भी करवाता है कंडक्ट, है ना, लेकिन अब इसको कौन कंडक्ट कराने लगा है? तो वो NTA है। CSIR नेट को भी अब NTA ही कंडक्ट करवाता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड, इसका ईयर और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एब्रीवेटेड एज CSIR, was established by the Government of India in September of 1942 as an autonomous body that has emerged as the largest research and development organization in India. What is the objective of CSIR? Is to develop new tools and applications for the industrial segment of the country and to accelerate the scientific and technological progress of the country. चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में ये वर्क करता है पढ़ लेना एक बार। किस किस को ये PDF चाहिए जल्दी से अपने अपने हैंड रेज करो। द TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी is a collaborative project between CSIR and the Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The main objective of this network project is to prevent misappropriation of India rich heritage of traditional knowledge. अब DCI क्या है भाई?
थक गए होगे ना आप सब लोग, थक गए हो गए कि भाई मैम ने तो आज बिल्कुल ही जान ले ली बच्चों की। बट क्या करें, टाइम बचा नहीं है। 12 तारीख आज हो गई है, 16 को आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड तक तो वैसे भी किसी का मन नहीं लगना है। तो ऐसे टाइम पे जब पता हो कि एग्ज़ाम आ गया है, जब पता हो कि एक हफ्ते बाद हमारा एग्ज़ाम है, तो हमें ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ को पढ़ना जिसके आने के चांसेस 100% हो। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन या तो फुल फॉर्म या मैचिंग में या स्टेटमेंट में या कोडिंग में या ऑब्जेक्टिव, इनसे क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़े ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर इन सब का नाम सबसे नंबर 1 पे आता है। जैसे हमने मैनेजमेंट का देखा कि IIMA है ना। अगर हमने देखा कि भाई अगर जो CSIR है वो किसके लिए है, UGC किसके लिए है, तो ऐसे ही DCI, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, दंत चिकित्सा जिसको कहते हैं, उसके लिए है DCI। वैधानिक निकाय है, संसद के अधिनियम के तहत शामिल किया गया, पूरे भारत में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करने के लिए दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 लागू किया, और सरकार द्वारा इसे वित्त पोषित भी किया जाता है। ठीक है, DCI याद रखिएगा, मैं हाईलाइट करती चल रही हूँ। ये स्टैचुरी बॉडी भी है। DCI is a statutory body incorporated under an act of parliament, the Dentist Act 1948। ठीक है, क्या क्या काम है वो आप पढ़ लेना आराम से। MCI, DCI डेंटल से रिलेटेड है, MCI किससे रिलेटेड है, भारतीय चिकित्सा परिषद से। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और 1993 में इसे संशोधित भी किया गया, यानी मॉडिफाई किया गया। परिषद को भारत में विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक चिकित्सा शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने का अधिकार भी है। जो लोग डॉक्टर बनते हैं ना, उनका पूरा जो भी उनकी तैयारी है, उनका जो ट्रेनिंग है, उनका पूरा प्रोसेस है, वो MCI के द्वारा ही होता है। वैधानिक निकाय का क्या मतलब होता है, यानी वो जो यूनिवर्सिटी है, वो जो संस्थान है, वो वैलिड है। ठीक है, वो उस फील्ड के लिए, वो उस सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। चिकित्सा शिक्षा, ठीक है। MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पूछा जाता है व्हाट इज द full form of MCI, that is Medical Council of India, was set up by the Indian Medical Council Act 1956, amended in 1993. The council is empowered to prescribe minimum standard for medical education required for granting recognized medical qualification by universities or medical institution in India. Council is empowered to make regulation relating to, अब कौन कौन से regulations इन्होंने किस तरीके से बनाए हैं उसको तो आपने ही पढ़ना है। PCI फार्मेसी, भारतीय फार्मेसी परिषद, जिसे केंद्रीय परिषद के रूप में भी जाना जाता है, 1948 की धारा 3 के तहत इसका जो है, इसकी स्थापना की गई थी। पढ़ लेना भाई बहुत जल्दी जल्दी, थोड़ा मौसम यहाँ पे खराब हो रहा है, तो मेरे को जल्दी से जल्दी बनाना है कि जिससे कि ये टॉपिक एटलीस्ट यहाँ पर तो कंप्लीट हो जाए। जितनी भी हाई अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन की इंडिया में, वो आप तक पहुँच जाए। The Pharmacy Council of India, also known as a Central Council, was constituted under Section 3 of the Pharmacy Act 1948। तो भाई जल्दी से लाइक भी कर दो यार, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई जा रही है। आपके जो भी टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो फ्री है, साथ ही PDF भी मिलने वाली है। ठीक है, और लाइक तो करना ही है। The PCI control pharmacy education profession in India up to graduate level. The council prescribe the minimum standard of education for qualification as a pharmacist. The council prescribe, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं ये आपने पढ़ना है भाई। भारतीय नर्सिंग परिषद, नर्सेस के लिए नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
नाम से ही समझ में आ रहा है क्या चीज है ये, है ना। INC, Indian Nursing Council Act 1947, responsible for regulation and maintenance of a uniform standard of training for nurses, midwives, auxiliary nurse, midwives and health visitors। ठीक है, और बाकी क्या क्या काम करता है भाई पढ़ लेना। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी 1973 के तहत यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। होम्योपैथी से रिलेटेड है आपका CCH, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। CCIM, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन 1970 एक्ट के तहत वैधानिक निकाय है मेडिसिन यानी दवाइयों के लिए। ठीक है, CCIM, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन। चलिए आगे देखते हैं। RC यानी पुनर्वास परिषद 1986 में पंजीकृत सोसाइटी के रूप में जाना जाता है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986। जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो भाई। NCRI, ग्रामीण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय परिषद 19 अक्टूबर 1995 को हैदराबाद में पंजीकृत। नई तालीम महात्मा गांधी के द्वारा क्रांतिकारी अवधारणा की तर्ज पर। नई तालीम किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी। ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस सोसाइटी फुल्ली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड ऑन 19 अक्टूबर 1995 विद इट्स हेडक्वार्टर एट हैदराबाद। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है भाई लोकेशन NCRI की, तो हैदराबाद। एस्टैब्लिश विद द मेन ऑब्जेक्टिव प्रमोटिंग रूरल हायर एजुकेशन फॉर एडवांस रूरल लिवलीहुड with the instrument of education the lines of Mahatma Gandhi revolutionary concept of नई तालीम, a functional education based on value proposed by गांधी जी। राज्य उच्च शिक्षा परिषद यानी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का पालन करते हुए राज्य सरकार ने राज्य उच्च शिक्षा परिषद की भी स्थापना की। SCHE। उसके अलावा डोएक, डोएक का फुल फॉर्म आपने सुना होगा, डोएक से भैया सर्टिफिकेट ले लो कंप्यूटर का। सुना है? डोएक के बारे में सुना है? डोएक का फुल फॉर्म आ गया तो क्या करेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। सर्टिफिकेट लेवल और मास्टर लेवल के यहाँ पर अगर आपको देखा जाए कंप्यूटर के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है आपको डोएक से, उसके मान्य होते हैं, डोएक से मिले आपके सर्टिफिकेट। FTTI, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलो मैं जल्दी जल्दी करती जा रही हूँ, ठीक है। ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कहाँ पे है इसका मेन जो मुख्यालय है? ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी आप जानते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं जो लोग। कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो इंस्टीट्यूट है ICSI। IEG, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। IMS, गणितीय विज्ञान संस्थान। IOP, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। जवाहर नवोदय विद्यालय। MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। NEC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेशनल लिटरेसी मिशन NLM। न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से आपका फुल फॉर्म आया था लास्ट टाइम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूपा। RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब
यहाँ पर कुछ ऐसे एब्रीवेशंस हैं जो इंडिया के एजुकेशनल से जुड़े हैं और एनईपी 2020 में आई थी। एबीसी शॉर्ट फॉर्म एजुकेशनल एब्रीवेशन, फुल फॉर्म इन एजुकेशन। एबीसी का क्या है फुल फॉर्म? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। चलो पढ़ते जाओ फटाफट। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसी ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, एईसी एडल्ट एजुकेशन सेंटर, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहां से आपका क्वेश्चन आता है आयुष। आयुष में लास्ट टाइम पूछा गया था कि यू का क्या मतलब है। आयुष में जो यू है ये क्या स्टैंड करता है, तो आपने बताना है ध्यान से। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर आपका हो जाएगा यूनानी, एस फॉर हो जाएगा सिद्ध और एच फॉर हो जाएगा होम्योपैथी। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बाइट ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, बीओए बोर्ड ऑफ असेसमेंट, बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये आपके ये जो शब्द हैं आपके एनईपी में आए, ठीक है। केब इसका फुल फॉर्म आता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सीबीसीएस का फुल फॉर्म आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सीबीएसई का आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CMP कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ से फुल फॉर्म आते हैं भाई, ध्यान रखियो। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दीक्षा का आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। What is the full form of Diksha? Digital Infrastructure for Knowledge Sharing, DSE, that is Directorate of School Education, DST, Department of Science and Technology, ECCE, Early Childhood Care and Education, EEC, Eminent Expert Committee, GCED, Global Citizenship Education, GDP, Gross Domestic Product। देखो कितनी सारी है। GEC का फुल फॉर्म जनरल एजुकेशन काउंसिल, GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। प्राइमरी में सेकेंडरी में हायर एजुकेशन में GER पढ़ के जाना है सबने, वो भी चलो मैं करवा दूंगी जल्दी। GFR जनरल फाइनेंशियल रूल। HECI का फुल फॉर्म आता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICHR हिस्टोरिकल रिसर्च से जुड़ा काउंसिल। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICT नेचुरल सी बात है, क्या होता है ICT का फुल फॉर्म? IDP इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। इग्नू का फुल फॉर्म आता है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 85 में हुई थी, 82 में हुई थी, ध्यान से बता देना जरा। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मास्टर ऑफ एजुकेशन MED, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेरू यहां से भी आता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। MHRD बहुत सारा है भाई। MHRD, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MPhil मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। MWCD NEC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। NACS नेशनल अचीवमेंट सर्वे और NCC नेशनल कैडेट कोप। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भाई, इससे भी आता है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, मैं बताती जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, फॉर टीचर एजुकेशन, फॉर वोकेशनल एजुकेशन। उसके अलावा NEP NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन,
नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCTE, NGO, NETF, HERC। कौन कौन पढ़ेगा? नीति का फुल फॉर्म आता है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, OBC, ODL, परख। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परख में पूछा जा सकता है कि बताइए के का क्या मतलब है। यहाँ पे के का क्या होगा? नॉलेज, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, PCI, PhD, PSSB। अब भाई तुम लोग पढ़ लो यार, बहुत हो गया, मेरा गला एकदम सूख रहा है, अब तो मेरे को जाना ही होगा। SDG, SCMC, इतने फुल फॉर्म है, आप ही लोगों ने पढ़ने हैं ये सब चीजें। सेज, स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म, UDIs, यूनेस्को का फुल फॉर्म, VCI, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहां पर इससे जुड़े क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। एक इस क्वेश्चन का आंसर देना, अगर अभी पढ़ा है आपने ध्यान से। मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। अभी जो पढ़ाया है उसी से भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं आपको। एक मैचिंग दी गई है, उसका आपको आंसर बताना है। क्या लग रहा है इसका ऑप्शन? रूसा, NCERT, AICT, NCTE, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का ये, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ लेना इसको जरा, जो पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर द पार्ट ऑफ असेसमेंट बाय NAC, ऑप्शन नंबर 4। ये सभी कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी पढ़ लेना। रूसा is a Department of Higher Education centrally sponsored scheme initiated in 2013. रूसा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, ठीक है, पढ़ लेना भाई। NIRF, National Institution Ranking Framework, has been accepted by MHRD and launched in 2050. अभी अभी NIRF की जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो भी मैंने आपको बताई थी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा 2015 में लॉन्च किया गया था MHRD के द्वारा। भाई लास्ट में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको भी PDF चाहिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अगर आपको ये पूरा मटेरियल चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये बेनिफिट यार जो एजुकेशन है ना बांटने से बढ़ती है, हमेशा याद रखो। अगर किसी का भला होता है तो अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहो सब्सक्राइब करो जिससे कि एजुकेशन वो लोग भी ले सकें। टेलीग्राम को ज्वाइन करो जहां पर आपको क्विज भी मिलेंगे और काफ़ी स्टडी मटेरियल, बुक, PDF सब अवेलेबल है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो आज एक काम करना है, सबने कमेंट बॉक्स में सबने लिखना जरूर है कि उनको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।